के साथ नमस्कार बेटा आप सभी को। आपकी संचयन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक विधा में उनकी जीवन की अविस्मरणीय घटना, जिसे उन्होंने शीर्षक दिया स्मृति। आज हम अपनी इसी कक्षा में पेज नंबर 15 से इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और पेज नंबर 15 पे दिया गया है कि किस तरह से लेखक श्री राम शर्मा ने कुएं में घुस करके उस सूखे कुएं में, जिसका व्यास बहुत कम था और उसके धरातल पर एक जीवित सांप जो मौजूद था, उससे किस तरह से सामना करते हुए जो चिट्ठियां हैं वो सुरक्षित वापस बाहर निकाल ली। हमने अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ा कि उनको उनके बड़े भाई ने ये दायित्व दिया था कि मक्खनपुर डाक खाने में इन चिट्ठियों को डालकर आए शाम 5 बजे से पहले। लेकिन थोड़ी बहुत जो चंचलता या शरारतें लेखक की प्रवृत्ति में शामिल थी, इसी कारण मक्खनपुर के रास्ते में पड़ने वाले कुएं में उन्होंने ढेला फेंकने वाली अपनी पुरानी आदत का शिकार होते हुए उन चिट्ठियों को खो दिया। यानी वो चिट्ठियां जो है टोपी में से निकलकर नीचे कुएं में गिर गई और उन्हीं चिट्ठियों को निकालने के लिए लेखक ने किस तरह से दृढ़ साहस और आत्मविश्वास के साथ उन परिस्थितियों का जो विषम हो चुकी थी उनका सामना किया। तो आइए पेज नंबर 15 पर जो द्वितीय गद्यांश दिया गया है वहीं से हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं कि डंडे को लेकर जैसे ही मैंने यानी लेखक ने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर बढ़ाया। अब डंडा जब सांप के पास जाएगा तो सांप क्या करेगा? तुरंत उसको डसने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सके। कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ, यानी जब भी वो डसता है तो थोड़ा पीछे की ओर जाता है, फिर एकदम अचानक से अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। काली बिजली किसे कहा गया है? सांप को कहा गया है। और फुंकार करते हुए उस सांप ने तुरंत उस डंडे पर अपना प्रहार कर दिया। अब लेखक की क्या स्थिति हुई? लेखक बता रहा है हृदय में कंपन हुआ। कंपन यानी कंपकपी छूट जाना, डर जाना, और हाथों ने आज्ञा ना मानी और हाथ भी कांप गए। हाथ कांपे तो क्या हुआ? डंडा हाथ से छूट पड़ा। लेखक बता रहा है कि मैं तो न मालूम कितना ऊपर ही उछल गया। यानी रस्सी पकड़कर जब वो नीचे धरातल की ओर उतर गया था, तुरंत रस्सी पकड़कर वो ऊपर की ओर कूद गया। जानबूझकर नहीं, बल्कि बिदक कर यानी एकदम से घबरा कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 जगहों पर पीऊ सा कुछ लगा हुआ है। पीऊ का क्या अर्थ है? पीऊ का अर्थ है तरल पदार्थ सा। कुछ लसलसा सा तरल पदार्थ जो है डंडे पर चिपका हुआ था। क्या था भाई वो? हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वास्तव में सांप का गरल था, यानी जहर था। सांप ने विष की मार जो है वो डंडे पर छोड़ दी थी। तो बता रहा है लेखक कि वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट मेरे सामने रख दिया, यानी उसने अपना सबूत दे दिया कि वास्तव में जो सांप है वो अपने क्रोध को वहां पर अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है। अब लेखक बता रहा है पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। कायल यानी उसकी तरफ आकर्षित था। यानी उसे पता था कि ये सांप किसी न किसी तरह से अपना वहां उपस्थित होने का जो है सबूत जरूर देगा, प्रमाण जरूर देगा। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 और चोटें की और वो डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, क्योंकि डंडे को तो लेखक बता रहा है कि मैंने तो दूसरे जानवरों के लिए वो नारायण वाहन बना रखा था। यानी कोई भी जानवर अगर मुझे नुकसान पहुंचाने वाला होता तो मैं उस डंडे से पीट कर उसको स्वर्ग पहुंचा देता था। लेकिन इस बार डंडे की बुरी हालत हुई कि किसी सांप ने उसे डसा। वो अपमानित हुआ, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, या फिर वो सांप के साथ थोड़ी मजाक कर रहा था। कौन? डंडा। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर धमाके से वापस खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा तो काम समाप्त हो गया। यानी छोटा भाई ऊपर की तरफ था, उसने सोचा अरे बहुत तेज धमाका हुआ है, गया कौन था? मेरा बड़ा भाई गया था। यानी क्या पता मेरा बड़ा भाई मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया। और बंधुत्व का नाता फू फू और धमाके में
टूट गया। यानी भाईचारे का जो आपसी नाता था वो सांप की फू फू की आवाज और धमाके की आवाज में टूट गया। और उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से लेखक जो है वो गिर गया है। लेखक के कष्ट और विरह के ख्याल से जो छोटा भाई था उसके कोमल हृदय को धक्का लगा और भाई के प्रति स्नेह के ताने बाने के कारण उसको चोट पहुंची और बहुत तेज उसकी चीख निकल गई। छोटा भाई बाहर की तरफ खड़ा खड़ा बहुत ज्यादा डर गया। छोटे भाई की आशंका बेजा ना थी। बेजा का अर्थ होता है व्यर्थ, व्यर्थ नहीं थी। पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस और ज्यादा बढ़ गया। लेखक कहता है मैं घबराया नहीं, बल्कि मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की मैंने कोशिश करी और अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों को छू गया। गुंजल्क मारता हुआ यानी गोल गोल गांठ की तरह कुंडली मारे हुए जो सांप बैठा था, उसकी पूंछ का जो हिस्सा है वो लेखक के हाथों से स्पर्श कर गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर तो पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तो हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। यानी लेखक खुद बता रहा है कि वह क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी जब ईश्वर की इच्छा नहीं है, व्यक्ति का जीवन बाकी है, तो कितने भी ढंग उसके बचने के निकल आते हैं। यही क्या होती है? यही दैवी कृपा होती है, यानी ईश्वर की इच्छा होती है। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। यानी वो दोनों जो है, जब लेखक ने डंडा अपनी ओर खींच लिया तो सांप दूसरी तरफ उछल कर गिरा और लेखक साइड में आ गया और डंडा दोनों के हाथ में से हट गया। तो मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड अपनी तरफ चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर छोर यानी एक कोने में बांध दिया और छोटे भाई से आवाज लगाकर उन्हें ऊपर खींच लेने के लिए बोल दिया। लो जी, लेखक ने चिट्ठियां तो वहां सांप के चंगुल से छुड़ा ली। अब खुद कैसे आएगा बाहर? आपको पता है जब कुएं की इतनी गहराई के अंदर व्यक्ति उतरता है तो कितना परिश्रम लगता है। और फिर ये जान लिया जाए कि वहां उसका मुकाबला सांप से है तो आधा परिश्रम और आधी थकान तो उसे यूं ही हो जाती है। फिर उस परिश्रम और थकान के बावजूद उसे लगे कि उतनी ऊंचाई पर वापस उस रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ना है तो कितनी कठिनाई आती है। तो लेखक बता रहा है कि डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बहुत मुश्किल थी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। लो जी, और डंडा लेखक को भी बहुत प्यारा था, वो छोड़ भी नहीं सकता था। और डंडे पे बैठा था सांप। लेखक क्या कहता है? जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गवा चुका था। निशान यानी वो डंडा। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार कर देता। इसीलिए कुएं की बगल से यानी कुएं की किनारे पे जो कच्ची दीवारें थी वहां से थोड़ी सी मिट्टी कुरेदी। यानी कह रहे हैं कि कुएं की बगल से एक मुट्ठी मैंने मिट्टी ली और मैंने सांप के दाईं ओर उसे फेंका। जैसे ही वो मिट्टी गिरी वह सांप उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। देखो सांप कितना चालाक होता है। दाईं ओर मिट्टी गिरी तो दाईं ओर तो उसने अटैक किया ही था, लेकिन बाईं ओर से जैसे ही लेखक ने डंडा खींचा तो वहां से भी आवाज हुई और इसी कारण चक्षु श्रवा होने के कारण उसने वापस से दाईं ओर भी अटैक किया, बाईं ओर भी अटैक किया। यदि बीच में डंडा नहीं होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। लेखक कहता है वो तो डंडा बीच में आया तो मेरा बचाव हो गया, अगर नहीं होता तो उस सांप के जो दांत है वो मेरे पैर में गड़ जाते, यानी वो अपना विष जो है वो मेरे शरीर में पहुंचा देता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, यानी मैंने अपना काम तो कर लिया। डंडा भी मैंने मेरा खींच लिया सांप के चंगुल से और चिट्ठियां भी वहां से मैंने प्राप्त कर ली। अब ऊपर चढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फीट ऊपर चढ़ना अब मुझसे नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे, यानी पैरों का सहारा यानी कुएं की दीवार पर पैर सटाकर ऊपर की ओर चढ़ना, ये तो फिर भी आसान था। लेकिन उस पूरी रस्सी को पकड़ करके सीधा सीधा ऊपर चढ़ते जाना बहुत मुश्किल था। वो कह रहे हैं कि 15-20 फुट तो बिना पैर के सहारे केवल हाथ के बल यानी रस्सी को हाथ से पकड़कर खींचकर लेखक कह रहा है कि मेरी चढ़ने की हिम्मत थी।
कम ही, अधिक नहीं। कम ही थी लेकिन ज्यादा नहीं, पर फिर भी मैं 15-20 फुट चढ़ जाता। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ गया। लेखक खुद कह रहा है कि यार मेरे को खुद को ये विश्वास नहीं होता कि मात्र 11 वर्ष का था मैं और 36 फुट गहराई का वो कुआं था, और उसको पकड़ कर रस्सी को, और मैं तुरंत का तुरंत 36 फुट जो है चढ़ करके और बाहर निकल आया। बाहें भर गई थी। बाहें भर जाना यानी भुजाओं में थकान आ जाना। छाती फूल गई थी यानी सांस फूलने लगना। धौंकनी चल रही थी। धौंकने का अर्थ है तेजी से सांस लेना और छोड़ना। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना तो बहुत मुश्किल था। ऊपर आकर बिल्कुल बेहाल होकर थोड़ी देर तक तो मैं पड़ा रहा। शरीर को झाड़ झूरना यानी झड़का लेना, अच्छे से साफ कर लेना। धोती कुर्ता मैंने पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, यानी एक पास ही के इलाके का लड़का था, इलाके का नाम था किशनपुर, और वहां का कोई लड़का था जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, जिसने लेखक को कुएं में से ऊपर की ओर चढ़ते आते देख लिया था। उसे ताकीद कर दी। ताकीद करना यानी चेतावनी दे देना। उसे चेतावनी दे दी कि वह कुएं वाली घटना किसी के सामने नहीं कहेगा, और इस तरह से कहकर हम दोनों आगे बढ़े। कौन दोनों? लेखक और उसका छोटा भाई। अब देखिए लेखक क्या बता रहे हैं। घटना तो थी 1908 की, और बता क्या रहा है कि सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद ये घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई। यानी 7 साल बाद उसने इस घटना का जिक्र अपनी माँ के आगे किया। सजल नेत्रों से यानी आंखों में आंसू भरकर माँ ने मुझे अपनी गोदी में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डने डने होते हैं पंखों के नीचे, अपने पंखों के नीचे उसे छिपा लेती है, वैसे ही माँ ने मुझे गले से लगा लिया, गोद में बिठा लिया। यार कितने अच्छे थे वे दिन। यानी लेखक खुद सोच रहे हैं कि यार मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। उस समय राइफल नहीं थी, बंदूकें नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से तो कम रोचक और भयानक नहीं था। यानी उस सांप से डंडे को, उस राइफल से, बंदूक से सांप को मारना और डंडे से सांप का शिकार करना, लेखक कह रहे हैं डंडे से सांप का शिकार करना वास्तव में मेरे को बहुत ज्यादा रोचक और भयानक नहीं लगा। कह रहे हैं कि वास्तव में ये जो डंडा था वो मेरा बहुत कारगर साबित हुआ। तो इस प्रकार किस तरह से स्मृति नामक इस संस्मरणात्मक गद्य लेखन में लेखक श्री राम शर्मा ने अपने जीवन की, अपने बचपन की एक ऐसी घटना जिसे वो अविस्मरणीय मानते हैं और उसका जिक्र हमारे साथ साझा किया है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि ये बताना कि बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन कई कई बार बच्चों के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो वास्तव में बहुत विषम होती है, और उस समय बच्चे के पास दो विकल्प होते हैं, या तो झूठ बोलकर अपना बचाव कर ले या सच बोलकर उस परिस्थिति का सामना करे। तो हमें अपने उस मन की सुननी चाहिए जो मन हमें कहता है कि सच्चाई का साथ देते हुए परिस्थितियों का सामना किया जाए। ऐसा करने से उस बालक में, उस बच्चे में अपने आप विश्वास जो है, साहस जो है, उसकी जो कर्मठता है, उसका जो परिश्रम है, वो और ज्यादा दुगना बढ़ जाता है। और झूठ बोलने से वहीं ये सारे गुण क्या हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो लेखक कहता है कि वास्तव में सब बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना कुछ वृतांत जो है, घटना जो है घटित होती है। हर एक का अपना अलग अनुभव होता है, और उस अनुभव को कई तो साझा करते हैं और कई साझा नहीं करते हैं। तो अगर हम लोगों का भी कोई ऐसा अनुभव है तो उसे वास्तव में इस पाठ में एक अनुच्छेद के रूप में, मेरी जीवन की अविस्मरणीय घटना, एक अनुच्छेद के रूप में आप अवश्य अपनी कॉपी में लिखोगे। टाइटल क्या देंगे? मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। ठीक है। अब बात आती है प्रश्न उत्तर की। तो बेटा यहाँ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संचयन में से आपके दो क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के। 3-3 नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे, और 3-3 नंबर के इन प्रश्नों में उत्तरों की शब्द सीमा आपकी रहेगी लगभग 60 से 70। ठीक है। और ज्यादातर जो संचयन की बुक में से प्रश्न आते हैं वो आते हैं मूल्य आधारित, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा हम सभी प्रश्नों का अभी
उत्तर पाएंगे, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, और मैं आपको बार बार बीच में इस चीज को आभास कराती रहूंगी कि यहाँ ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न का हमें किस तरह उत्तर देना है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? लेखक उस समय जरबेरी की बेर तोड़कर खा रहा था और किसी व्यक्ति ने आकर उसे कहा कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें बुला रही हैं। तो लेखक को लगा कि जरबेरी के बेर तोड़कर खाना के अपराध के कारण मेरी पेशी होनी है और इसी कारण मुझे या तो पिटाई यानी भाई की डांट या मार सहन करनी पड़ेगी। ऐसा जो भय था वो लेखक के मन में आ चुका था। यही है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो अब ये प्रश्न का उत्तर बेटा मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, कौन कौन से बच्चे इच्छुक हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में। हमने पढ़ा कि बच्चों की टोली जो है एक वानर टोली थी, यानी बंदरों की तरह चंचल और नटखट बच्चे थे। तो वो हमेशा उस रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों मारते थे? आप लोग भी थोड़ा सा डेयर कीजिए, साहस कीजिए। कौन बच्चा आंसर देना चाहेगा, रेज हैंड करते हुए मुझे सूचित करें। बेटा यहाँ किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन हमने चैप्टर पढ़ा है। आपको देखो 2 दिन मैंने ब्लैक बोर्ड क्लास में समझाया पूरा लेसन, फिर 2 दिन अपनी चैप्टर रीडिंग हुई, लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद मेरी क्लास आई, इसलिए मैंने फिर से इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाया और अब जाके हमारा ये लेसन पूरा हुआ है। तो बच्चे जो है उस कुएं में ढेला क्यों मारते थे? ऐसा क्या था कुएं में कि उनको मजा आता था उसमें पत्थर फेंकने में? आंसर देना चाहेंगे? शाबाश बेटा। कौन है? गोकुल अग्रवाल? हाँ जी गोकुल, आंसर देना बेटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम वो ढेला इसलिए फेंकते थे क्योंकि मैम उस कुएं में एक सांप था जो ढेले लगने की वजह से फुसकार करता था। ठीक वो है, आवाज सुनने में उनको मजा आता था। ठीक है। और साथ साथ में जब वो कुएं में ढेला फेंकते थे तो उसकी भी क्या होती थी? प्रतिध्वनि आती थी, रिफ्लेक्शन आता था साउंड का। उस आवाज की प्रतिध्वनि को सुनने में भी उनको बड़ा मजा आता था, और इन्हीं कारणों से वो जो बच्चों की टोली है वो कुएं में ढेला फेंकती थी। शाबाश गोकुल, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सहयोग करने के लिए। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बढ़िया बेटा। अगला प्रश्न, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात तो मुझे याद नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? मनोदशा यानी मानसिक स्थिति। भाई मैंने कोई काम किया लेकिन मुझे तो याद ही नहीं कि अरे यार मैंने ये काम किया क्या, यानी उसका ध्यान क्या था? डाइवर्ट था, केंद्रित नहीं था, उसका ध्यान जो है वहां कहीं और ही बटा हुआ था। ये लेखक के किस मनोदशा को दर्शाता है? यश, आप आंसर देना चाहोगे बेटा? गुड मॉर्निंग यश। यस मैम। मॉर्निंग बेटे। तो मैम ये हाँ, लेखक की मैम ये लेखक को उजक मैम वो लेखक घबरा जाता था। मैम लेखक घबरा गए थे जब उन्होंने वो एक बार ढेला फेंका था तो। बिल्कुल सही। क्योंकि क्यों घबराए थे? क्योंकि उसकी मैम टोपी में रखी हुई जो चिट्ठियां थी वो नीचे गिर गई थी मैम। हाँ, और इसी कारण लेखक को डर लगा, क्योंकि ये चिट्ठियां बड़े भाई ने मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए दी थी और वो चिट्ठियां जो है हवा में लहराती हुई कुएं में गिर गई। तो अब जब लेखक का ध्यान उन चिट्ठियों पर गया तो उसे याद ही नहीं रहा कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, क्योंकि लेखक जो है उस समय बहुत ही घबराया हुआ था और इसी भयभीत मनोदशा के कारण लेखक को इस बात का स्मरण ही नहीं रहा। तो मनोदशा कौन सी हुई? यहाँ भयभीत मनोदशा आएगी, ठीक है? डरा हुआ था, यस घबराया मैम। हुआ था। थैंक यू बेटे, बहुत बढ़िया आंसर दिया यश आपने, शाबाश। अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? आपने पढ़ा था उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई अब चाहे कुछ भी हो मैं तो चिट्ठियों को कुएं से बाहर लेकर आऊंगा। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? भाई 2 कारण आ गए थे। अब वो अपना बचाव भी कर सकता था लेकिन उसने डेयर किया, उसने साहस किया। तो वो क्या कारण थे? आंसर देना चाहेंगे?
आंसर के लिए यहाँ पे है हमारे पास भावार्थ सारस्वत। गुड मॉर्निंग भावार्थ। भावार्थ आंसर देना चाहोगे बेटा? चलिए सहल, सहल आप देना चाहोगे बेटा आंसर? सहल भाटी। यस मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लेखक ने किन कारणों से लिया? निराशा और पिटने के भय से। दो कारण थे बेटा। एक तो वो निराश हो चुका था, उसे डर था कि बड़े भाई को जब पता चलेगा तो वो मुझे पिटाई कर देंगे। लेकिन दूसरा कारण और था। दूसरा कारण क्या था? सच बोलकर और अपनी जिम्मेवारी को निभाने के आभास से लेखक ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो चिट्ठियों को कुएं से निकालकर वापस लाएगा। एक तरफ तो उसे डर था कि पिटाई हो जाएगी और दूसरी तरफ उसको वास्तव में ये मन था कि नहीं, मैं अगर मुझे कोई काम करने की जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और सच बोलकर इस चीज का सामना करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके। और वह जो है लेखक चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निश्चय कर चुका था। शाबाश सहल, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा आंसर बताया आपने। और अगला प्रश्न है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या युक्तियां अपनाई? सांप जो है बिल्कुल कुंडली मारकर बैठा था और आंखें चार कर रहा था लेखक के साथ, लेकिन फिर भी सांप का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बटाने के लिए लेखक ने क्या युक्तियां अपनाई? तो आंसर देंगे हमारे अतुल। अतुल, आप सहमत हैं उत्तर देने के लिए? सांप का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां, क्या क्या तरीके अपनाए? अतुल अनम्यूट कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग। अरे माँ चुदी पर ये टर्न बता रहे हो करे। चलिए, ये शायद सुनते नहीं है। ये बताइए कि भाई साहब पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बाकी जिसका को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी पर ये टर्न। हाँ जी, तो यहाँ इसका आंसर है कि कुएं में से चिट्ठियों को निकालते समय सांप का ध्यान भटकाने के लिए लेखक ने कई तरह की युक्तियां अपनाई। एक तरफ उसने जब सांप के बाईं तरफ चिट्ठियां पड़ी थी तो सांप का ध्यान दाईं ओर बटाने के लिए उसने कुएं की दीवार से एक मुट्ठी मिट्टी ले करके उसको सांप की दाईं तरफ बाईं तरफ फेंका। और जैसे ही वो बाईं तरफ सांप जो है फुसकार मारकर उधर की ओर अपना प्रहार करने लगा तो लेखक ने डंडे को बाईं तरफ से खींचा और बाईं तरफ भी सांप का ध्यान बटा और उसने उससे उस तरफ भी प्रहार कर दिया। और इसी तरह से लेखक जो है धीरे धीरे डंडे की सहायता से उन चिट्ठियों को अपनी ओर सरकाने की कोशिश करने लगा और इसी प्रयास में सांप ने तुरंत उस डंडे पर भी प्रहार किया और कुछ पीयूषा यानी कुछ तरल पदार्थ सा उस डंडे पर छोड़ दिया। वो कुछ और नहीं था बल्कि विष ही था। जब सांप ने इस तरह का प्रहार किया था तो लेखक ने अपना बचाव करने के लिए अपने जो पैर हैं वो बिल्कुल कुएं की दीवार पर सटा लिए थे। समकोण की स्थिति में उसने अपने पैर कर लिए थे और रस्सी पकड़कर ऊपर की ओर उचक गया था। ये लेखक ने प्रयास जो है जानबूझ के नहीं किया बल्कि अचानक अपने भीतर आए डर के कारण उसने अपना बचाव करते हुए इस तरह का प्रयास किया। तो इस प्रकार सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई। अगला प्रश्न है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालते समय जो साहसिक वर्णन लेखक ने करा है उसे अपने शब्दों में लिखो। तो ये आपका खुद का कार्य है, आप इसे अपने शब्दों में लिखोगे, इसे मैं नहीं करवा रही, ये आपके अपने अपने शब्द होंगे, इसे आप खुद ही करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगले जो 3 प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है? बेटा ये तो हमसे अच्छा उत्तर कोई नहीं दे सकता क्योंकि ऐसी शरारतें हमारे भीतर भी होती है। चलते ही किसी जानवर को पत्थर मार दिया, जब दिवाली के समय पटाखे छोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे पटाखे लाते हैं जो या तो जानवरों के मुंह के आगे या उनकी पूंछ पे बांध करके या उनके आसपास के एरिया में इस तरह से चलाते हैं, फिर वो बेचारा जानवर डर के मारे उछलता उछलता कितनी दूर भाग जाता है। या हम खुद अपने साथियों के साथ ऐसी कई शरारतें भी करते हैं। तो इस पाठ के अंदर लेखक ने कौन कौन सी शरारतों के विषय में बताया है? जरबेरी के बेर तोड़कर खाना, जब आम
जुड़ने लगते थे तो डंडे से वो आम भी तोड़कर उनका भी आनंद लेना, है ना। या किसी जानवर के द्वारा सताए जाने पर उस डंडे को नारायण वाहन बनाते हुए उस जानवर को जो है उस डंडे से दूर भगाना या मार डालना। रास्ते में स्कूल यानी विद्यालय की तरफ जाते समय पड़ने वाले कुएं में डेला फेंकना, और डेला फेंक करके निशाना किसको बनाना, कुएं में उस सांप को निशाना बनाना ताकि उसकी फुसकार की आवाज सुन सके। तो इस तरह से कई ऐसे शरारते हैं जिनके बारे में लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है। अगला प्रश्न इसमें दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर आपके प्रश्न पत्र में आता भी है। बेटा मैं जो कह रही हूं ध्यान से सुनिए कि अगला जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्य आधारित प्रश्न है कि मनुष्य का अनुमान और भावी कल्पनाएं जब कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकल जाती हैं, इस बात का आशय स्पष्ट करो। तो वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य अनुमान करता है या अपने भविष्य की जो योजनाएं बनाता है वो कभी कभी गलत और विपरीत साबित होती हैं। लेखक ने भी अपने आगे के भविष्य के बारे में ये सोच लिया था कि या तो वो जब कुएं में घुसेगा तो या तो वो सांप को मार डालेगा अपने डंडे से, या सांप लेखक को मार डालेगा अपने विष से। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, दोनों ही उसकी धारणाएं गलत साबित होती है। ना तो वो सांप को मारता है, ना ही सांप अपना विष का प्रहार उस पर करता है, बल्कि लेखक अपने साहस के माध्यम से अपनी उन चिट्ठियों को उस डंडे की सहायता से वापस से बटोर करके और बाहर सकुशल बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी कभी मनुष्य अपने जीवन के बारे में कुछ अनुमान लगाता है या योजनाएं बनाता है, वो कभी कभी गलत या मिथ्या साबित होती है। और अंतिम प्रश्न वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न भी कहता है कि फल तो दूसरी शक्ति पर निर्भर है। ये दूसरी शक्ति कौन सी है? मैंने आपको पाठ के बीच में ही बताया था कि ये शक्ति ऐसी है कि आप कार्य करते जाओगे तो कार्य आपका किस लेवल का है, कौन सा कार्य कर रहे हो, उस कार्य के पीछे आपका मोटिव क्या है। अगर वो आपका श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो आपको मिलने वाला रिजल्ट भी वास्तव में श्रेष्ठ और उत्तम होगा। तो यहाँ वास्तव में लेखक ने बिल्कुल सही कहा है कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है। कारण लेखक बताता है कि जब चिट्ठियां कुएं के अंदर गिर गई थी तो लेखक ने दृढ़ निश्चय किया कि झूठ बोलकर और पिटाई के डर से या फिर सच बोलकर अपनी जिम्मेवारी के एहसास से, चाहे कारण कोई भी रहा हो, उसने निश्चय किया कि वो कुएं के भीतर घुस करके उन चिट्ठियों को वापस लेकर आएगा। और जब उस दृढ़ निश्चय व्यक्ति कर लेता है तो जो व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म का व्यक्ति को फल अवश्य मिलता है। और फल के बारे में व्यक्ति को किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देने का कार्य तो ईश्वरीय शक्ति का है और ईश्वरीय शक्ति व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार जरूर ही फल देती है। इस बात को, इस सिद्धांत को श्री कृष्ण ने अपने भगवत गीता में भी अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो लेखक का इस पाठ के संदर्भ में यही आशय है कि व्यक्ति तो कर्म करने का जिम्मेदार है, लेकिन उसको उस कर्म के अनुसार मिलने वाले परिणाम के लिए ईश्वरीय शक्ति ही कार्यरत रहती है। तो इस प्रकार हमने आज इस कक्षा में अपने इस पाठ के संबंधित प्रश्नों के उत्तर का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कक्षा में भागीदारी निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कल की कक्षा में हम अपने राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड एक अच्छे टॉपिक का जो है अध्ययन अध्यापन करेंगे। कक्षा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।